वो 2 कॉन्सेंट्रिक वाला जो था, क्वेश्चन तो होंगे ना सबके पास, कि जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 एंड अदर ऑफ रेडियस R2, हमें बताना है ठीक है। तो जो हमने कहा था कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं 2, उनका मुझे बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, वो मैं करवा रहा हूँ। कॉइल्स वन ऑफ रेडियस R1 एंड अदर ऑफ large radius R2 such that R1 is lesser than R2 are placed coaxially with the centers coinciding obtain the mutual inductance of the arrangement। ठीक है, गुड इवनिंग। होमवर्क किया भाई? होमवर्क सर्कुलर वाला जो नहीं सर, तो मैं सर्कुलर वाला बता रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल बताऊँगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं जिनका एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस क्या है R2 है। उनको कोएक्सियली रखा हुआ है, यानी कुछ ऐसे, ये सपोज बड़ा वाला रेडियस हो गया, यानी बड़े वाले रेडियस का सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल है। ठीक, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस क्या है R1 है। हमसे बोला गया है कि R1 जो है बहुत छोटा है R2 से, यही तो बोला गया। ठीक, इस पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे बताइए। देखो, मान लेते हैं ये जो ये बड़ा वाला लूप को मैं बोल देता हूँ C2 सर्कल 2, दिस इज सर्कल 1। अगर इसमें करंट फ्लो करवाया जाए, मान लेते हैं इसमें करंट मैंने फ्लो करवाया, इस वाले में I2 करंट फ्लो करवाया सपोज, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कहाँ पर, सेंटर पे। अभी क्योंकि बहुत छोटा है तो मान लेंगे बना तो हर जगह बहुत, इसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई होगी, इसके साइड में भी हुई होंगी, लेकिन सेंटर वाली क्या होती है, थोड़ी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं पूरी की पूरी यूनिफॉर्म होगी, वही सेंटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके थ्रू भी पास हो रही होगी, होगी भी पूरे रीजन में, पूरी एरिया में पास हो रही होगी। जो सेंट्रल वाला जो सर्कल है उसकी थ्रू आउट द एरिया उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी, क्योंकि छोटा फिगर है ना, ये छोटा इसका सरफेस एरिया है इसलिए। तो फ्लक्स लिंक्ड विद C1 कितना हो जाएगा बताओ, फाई की वैल्यू φ1। I2 करंट फ्लो करवाओगे तो φ1 निकालेंगे ना, क्योंकि करंट जिस कॉइल में फ्लो कर रहा होता है उस पर हम फ्लक्स नहीं निकालते हैं, दूसरी वाले पे निकालते हैं ना फ्लक्स। इन फर्स्ट वाला सर्किल जो है उस पर फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ, B/A, नॉर्मल फॉर्मूला। B की जगह क्या लिखोगे, जो I2 की वजह यानी C2 पे जो आ रहा होगा। भैया I2 पे करंट फ्लो होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी कौन सी डेवलप होगी, कौन सी लोगे, बड़े वाले सर्किल वाली ही तो लोगे। डेरिवेशन में क्या करवाया था मैंने, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लोगे 2 वाली, एरिया कौन सा लोगे, छोटा वाला कॉमन एरिया। कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, A1 वाला एरिया, समझ गए। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती, μ0/2 I2, और इसका रेडियस कितना है R2। ठीक है, टर्न्स वगैरह दे नहीं रखे, ये बात क्लियर है कि नहीं। सेकंड वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करवाऊंगा तो इसके सेंटर में, सेकेंडरी के जो बड़ी वाली कॉइल के सेंटर में इतनी मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होगी। यही मैग्नेटिक फील्ड किससे किससे होकर गुजरेगी, इस वाली कॉइल से। क्या बुराई है इसमें, समझ में आया कि नहीं भाई। जिसमें हमने कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं उसी की तो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, देखो डेरिवेशन पीछे वाले, तो B2 वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा, मैंने और कोई मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं ली, सेंटर वाली ही क्यों ली, क्योंकि सेंटर पे थोड़ी यूनिफॉर्म होती है और कोएक्सियल है, तो ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाली ही से पास हो रही होगी, इसलिए ले लिया हमने। और एक और फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन वाला, एक्सियल लाइन वाला नहीं लिया है, हमें सेंटर वाला लेना है। ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/2 I2/R2। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, πr1², ये φ1 की वैल्यू होगी। φ1 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, M12, फाई का फॉर्मूला बताओ, I2 MI होता है, MI, M कौन सा लोगे हम, जिस पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स इस पे निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले पे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल मल्टीप्लाई बाई
किस करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है? सेकंड वाली कॉइल में I2। तरीका देखो सबका सेम वही है, सोलेनॉइड का भी ऐसे किया था हमने, इसका भी वैसे कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्या है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की जगह सेंट्रल वाली सर्कल वाली मैग्नेटिक फील्ड रख दी है, सही, ठीक है। तो हमने V2 की जगह सॉरी φ1 की जगह ये वैल्यू रख दी, और ये किसके बराबर है? μ0/2 I2/R2 पाई R1 स्क्वायर, ठीक। I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? M12 μ0/2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2, ये आपका फॉर्मूला हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। M21 निकालोगे तब भी वही आएगी, M21 निकालोगे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी तो इस पर भी एप्लीकेबल होगा ना, यानी कि अगर मैं M21 भी निकालता तब भी यही फॉर्मूला आ रहा होता, μ0/2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2 बाई प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। नोट कर लो, कुछ डाउट हो तो पूछो। यार नंबर ऑफ टर्न से कोई मतलब ही नहीं है, सोलेनॉइड थोड़ी ना है, सर्कुलर कॉइल है। अगर सोचो मैं करंट, चलो M21 भी बता दे रहे हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ये नोट कर लो फिर बताते हैं। अब सोचो करंट में यहाँ से ना फ्लो करवा के इसमें फ्लो करवाता, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि M21 कैसे निकालेंगे, देखना सेम ही आएगा। करंट सपोज मैं यहाँ पे फ्लो करवाता I1, ठीक है, अब I2 सपोज छोड़ दो, मैंने I2 फ्लो ही नहीं करवाया, तो I2 जिसमें करंट, जिस कॉइल में करंट हम फ्लो करवाते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वजह से दूसरी कॉइल में कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको देखते हैं ना, ठीक है। तो इस कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, B1 की वैल्यू कितनी रही होगी? μ0/2, इसके सेंटर पे μ0/2 I1/R1 हुई होगी कि नहीं? इसकी वजह से फ्लक्स कहाँ गया होगा? इतने पोर्शन में ही, बड़ी वाली कॉइल के इतने पोर्शन में ही लिंक हुआ होगा। तो φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? यहाँ पे B × ये फॉर्मूला होता है, यहाँ क्या रखोगे? B1। फ्लक्स किसकी वजह से हो रहा है? दूसरे कॉइल की वजह से। भाई इस बड़ी वाली कॉइल में तो करंट ही नहीं फ्लो करवा रहे हैं, तो फ्लक्स जो भी फ्लक्स होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी है? फर्स्ट वाली कॉइल की वजह से। यहाँ पे क्या था? B2 था, क्योंकि इस वाली कॉइल में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो इस वाली कॉइल में थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो B1 × A क्या रखोगे? 2 वाला एरिया, या फिर सॉरी छोटा वाला एरिया, इसमें कॉमन एरिया निकल, इतने एरिया में ही तो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट। तो B1 × A क्या ले लोगे? पाई R1 स्क्वायर। B1 की वैल्यू क्या है? μ0/2 I1/R1 पाई R1 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा, ये जो φ2 है, φ2 की वैल्यू क्या लोगे? सॉरी φ2 क्या हो गया, इसकी जगह हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? M21 I1, तो μ0/2 I1 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R1, I1 कैंसिल आउट, M21 = μ0/2, यहाँ पे पाई अपॉन R1, सॉरी पाई R1 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब कहोगे सर R1 स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है यहाँ पे R1, लेकिन अगर वैल्यू सॉल्व करके देखेंगे तो वही आएगी, अगर वैल्यू वाली देखेंगे तो वही चीज़ आएगी, जैसे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी आपकी आनी ही, वो लागू ही होगी दोनों में, ठीक है। इतनी बात समझ में? कॉमन एरिया रखना है, जो भी कॉमन एरिया हो, तो किसी एक का निकाल लो फॉर्मूला, ये आंसर ये भी सही है, अगर वैल्यू आप रख के सॉल्व करेंगे यही आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पाई R1 की वैल्यू आई है, यहाँ पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2 है, तो आपका जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आंसर वही आएगा, ठीक है।
तो एक कोई फॉलो करो, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, एक कोई नोट कर लो, नोट करना चाहे इसको भी नोट कर लो। अच्छा न्यूमेरिकल किया था, नहीं हुआ, ट्राई भी किया था, याला ट्राई किया था। लेकिन कोशिश किया करो कि बड़े वाले कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्योंकि सर्कुलर कॉइल में क्या लफड़ा फंस जाता है ना, क्योंकि इसके सब पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। सुनो मेरे, यहाँ पे ये फॉर्मूले में वेरिएशन क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि इसके सर्कल में कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक स्ट्रेट वाली जा रही होती है, साइड में ऐसे सर्कल्स भी बनते हैं, और सोलोनाइड में क्या होता है, सेंटर में पूरी कन्फाइंड होती है, इस वजह से उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला आ रहा था। यहाँ पे हल्का सा वेरिएशन दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड केवल बीच में ही थोड़ी ना होती है, क्योंकि साइड्स में भी होती है, तो पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं लिंक होगा, लेकिन माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली। तो सर्कुलर में कोशिश यही करना है बड़ी वाली कॉइल में करंट फ्लो करना है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा सही है, अप्रोप्रिएट वाला ये थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक, हल्का सा वेरिएशन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरी हमने पूरी ले ली, वही देखो B1 की वैल्यू क्या ले ली हमने, μ0/2 I1/R1, एग्जैक्टली इतनी थोड़ी ना होती है बीच ही में तो होती है सेंटर पे, साइड वाली तो हमने कंसीडर ही नहीं की है, इस वजह से थोड़ा सा वो आ रहा है। तो यहाँ तक लिख लो, वो भी काफ़ी है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। गर्मी ज़्यादा है। अरे ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कुछ? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड होमवर्क दिया था वो देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल कौन सा था भाई? 42, 44 होगा, 44 होगा, 44, ठीक है। किसी ने ट्राई नहीं किया था? आंसर बताओ क्या था, क्या था क्वेश्चन? ए टोरॉइडल सोलेनॉइड विद एयर कोर हैज़ एन एवरेज रेडियस। अच्छा देखता हूँ मैं कौन सा था क्वेश्चन। टोरॉइडल सोलेनॉइड वाला है। चलो देखते हैं वाला न्यूमेरिकल। एक टोरॉइडल सोलेनॉइड है, ठीक है। टोरॉइडल सोलेनॉइड आप जानते हो ना, गोल गोल वाला जो करवाया था मैंने, एम्पियर सर्किट लॉ में करवाया था। विद एयर कोर हैज़, और कोर कैसी है, एयर कोर है, यानी कि म्यू आर का मतलब लेना ही नहीं है, म्यू आर से मतलब ही नहीं है। हैज़ एवरेज रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या क्या दिया है? नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, एन दिया है, 1200 टर्न्स दिए। ऑब्टेन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोराइड, इग्नोर द फील्ड वेरिएशन अक्रॉस। तो हमें एल की वैल्यू पता करनी है, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे करोगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0 NI। अब कहोगे सर एन कैसे निकालें, कैपिटल एन दिया है, स्मॉल एन कैसे निकालें? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ क्या लोगे? 2πr लोगे ना, μ0/1200 टर्न्स हो गए, और लेंथ कितनी होती गोल गोल सर्कल की? 2πr, 2π इंटू आर जो भी दिया है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, दिया है कि नहीं? करंट नहीं दिया कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही रखो, बी की वैल्यू ऐसे ही रखो ना, करंट नहीं दिया कोई बात नहीं। यहाँ से पहले बी की वैल्यू निकालो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू ए, या फिर डायरेक्ट एल का फॉर्मूला पे चलते हैं। एल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई अपॉन, भाई एल कैसे निकालते थे हम? पाई अपॉन आई निकालते थे कि नहीं है? पाई की वैल्यू बी इंटू ए हो जाएगी, ठीक है, और आई की वैल्यू बाद में निकाल, पहले इतना करो, पहले पाई की वैल्यू निकालो, पहले फ्लक्स की वैल्यू निकालिए। तो सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला लगा दिया तुमने, हाँ वो भी सही है, वहाँ से भी आ जाएगा, हाँ वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वो ई निकलेगा ना,
ई निकलेगा वहाँ से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस निकालो। सेल्फ इंडक्टेंस, ऑब्टेन द सेल्फ इंडक्टेंस बट इग्नोर द वेरिएशन। तो पहले बी निकाल के भी कर सकते हो, आई तो दिया नहीं है ना, आई दिया नहीं है। फ्लक्स निकाल लो, एल की वैल्यू फाई अपॉन आई होती है, और फाई अपॉन आई, एल का सोलोनाइड के लिए लिखा हुआ था ना, तो नहीं एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो भी है, मानते हैं बात, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना, एल निकालना है ना मुझे। एल का वैल्यू एक म्यू नॉट एन स्क्वायर वाला था फॉर्मूला, ए अपॉन एल वाला, उससे निकाल के देखो। हाँ क्या आया उसका, ये आला बता रहे हो ना तुम, करके देखो। हाँ यही से, इसी से निकाल के देखो कितना आया, क्या आया भाई पूछ रहा हूँ, क्या आ रहा है आंसर 2 पॉइंट। हाँ सही तो है, सही है सही है। ये वाला फॉर्मूला रखो, आ जाएगी भाई। सेकंड पार्ट करो। म्यू नॉट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200, यहाँ से इससे तो डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ए की वैल्यू क्या रखोगे, 12 सेंटीमीटर है स्क्वायर, इसका क्या रखोगे, हाँ 12 इंटू 10⁻⁴। एल की वैल्यू क्या लोगे, 2 पाई आर। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अगर तुमसे इंड्यूस ईएमएफ बोला था तो कैसे निकालते, लेकिन उसके लिए करंट चेंज वाला भी दिखाना पड़ता, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही तरीका है। वैल्यू निकालो इसकी सॉल्व करके, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसको सॉल्व करो। सेकंड पार्ट भी सॉल्व करो। सेकंड हुआ था कि नहीं, क्यों भाई सेकंड वाला पार्ट हुआ था घर पे, थ्री पॉइंट समथिंग है, ई की वैल्यू निकालना है, 3 पॉइंट समथिंग। ये तुमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, मैं उसका डेरिवेशन करके बता रहा था कैसे होगा। जैसे तुम्हें फाई निकाल लिया है तुमने, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, एन बी ए हो जाएगा, ठीक। और तुम्हारा एल का फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन आई होता है ना, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एन। एक तरीका जैसे फॉर्मूला याद ना आ रहा हो जैसे, तो देखो कैसे करोगे, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एन, बी क्या होता है, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई इंटू ए, और अपॉन आई, फाई की वैल्यू रखी। मैं इस तरीके से बता रहा, तुमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो म्यू नॉट सॉरी एन, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन म्यू नॉट एन ए, वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। और एक्चुअल में आया तो यही है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एन अपॉन, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आएगा, तो यही। इन केस भूल जाओ फॉर्मूला तो अपना बेसिक मेथड सब फॉलो करो, इसलिए मैं बता रहा था ये, ठीक है। हाँ सेकंड बता रहे हैं, ये हुआ भाई। देखो इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो देखिए तरीका क्या है, जो मैं पहले बता रहा था, इसने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, चलो ठीक है अच्छी बात है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मुझे एल पे पहुंचना है ना, एल क्या फॉर्मूला होता है, फाई अपॉन आई होता है ना फॉर्मूला, तो फाई की वैल्यू एन बी ए होती है, किसी चीज़ के लिए भी ले लो एन बी ए रहती है। बी यहाँ पे क्या रखना है, जो भी चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोलोनाइड टोराइड की बात कर रहे हैं, म्यू नॉट एन आई होता है बी का फॉर्मूला, और एन म्यू नॉट एन आई ए अपॉन आई। देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन आई से आई कैंसिल आउट, बचेगा क्या, एन म्यू नॉट एन ए
एन क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन एल होता है। एल का मतलब 2 पाई है, एल का मतलब क्या है यहाँ पे 2 पाई है। घूम फिर के बात तो वही आ गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो, इन केस नहीं याद आ रहा है तब क्या करोगे, तब तो यही फॉलो करना पड़ेगा ना मेथड। अच्छी बात है, अगर याद आ गया है तुम्हें तो यही यूज़ करना। सोलेनॉइड के लिए ये लागू कर सकते हो, लेकिन इसमें खराबी क्या है इस फॉर्मूले में, अब यहाँ पे सर्कुलर कॉइल दे दी गई होती तो गलत हो जाता, तब ये गलत हो जाता, तब ये नहीं काम करता। सुनो मेरी बात, याद कुछ बोल रहा हूँ, अगर ये सोलेनॉइड ना होता तब क्या करते, तब ये मेथड करना पड़ता है। एन बी लिखते हैं, बी की जगह म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी की जगह जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो लिखते हैं, उसका जो भी सॉल्व करके फॉर्मूला बन गया था तो आया था। सोलेनॉइड के लिए था तो चल गया फॉर्मूला, ये डायरेक्ट किया। क्या वैल्यू आ रही है, मैं बस सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2.3 मिली हेनरी आ रही है, या फिर 2.3 × 10⁻³ हेनरी आ रही है। नोट कर लो इसको, लेकिन घर पे सॉल्व करना कैसे आया ये। फिर सेकंड पार्ट में बोला है एक सेकंड कॉइल है, दूसरी कॉइल है जिसमें 300 टर्न्स हैं। वेरी गुड, सही है। चलो सेकंड वाला करते हैं पार्ट। अरे ऑनलाइन में फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है, वैल्यूज़ रखी, आंसर आ गया, ठीक है। बस एल पे थोड़ा ध्यान देना, एल टोरॉइड के लिए सर्कुलर होता है ना, इसलिए 2 पाई ले लिया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका है तो आसान, थोड़ा देख लेते हैं उसको। ये N1 दिया है, अब देखो इसमें बोला गया सेकंड कॉइल भी है, इसमें बोला गया है सेकंड कॉइल भी है। एक सेकंड कॉइल है बी पार्ट में बोला गया है, जिसके टर्न्स कितने हैं, 200 हैं, सॉरी 300 है। और उसको वाउंड किया गया है क्लोजली ऑन द टोराइड अबव। उसको टोराइड जो है, सुनो यार मेरी बात, टोराइड जो पहले से है उसके ऊपर बांध दिया गया है, ठीक। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू, करंट कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है, I1 की वैल्यू क्या है 0, I2 की वैल्यू क्या है 2 एम्पेयर, और ये टाइम कितने टाइम में हुआ है वेरिएशन, 0.05 सेकंड में वेरिएशन किया गया। यानी कि अगर एक टोराइड था, जो पहले वाला टोराइड था, उसमें मैंने करंट फ्लो करवाया, और करंट को मैंने पहले 0 रखा, फिर 2 एम्पेयर तक चेंज किया, कितने टाइम में, इतने टाइम में। हमें बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप हुआ होगा सेकेंड कॉइल में। चलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 ही फॉर्मूले थे, M इज इक्वल टू सॉरी फाई इज इक्वल टू एम आई। फाई कौन सा था, 2 वाला सेकंड कॉइल में, I1 यानी फर्स्ट कॉइल में अगर करंट फ्लो करवाएं तो सेकंड कॉइल में जितना ईएमएफ डेवलप सॉरी फ्लक्स जनरेट हुआ था, एक ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, माइनस का साइन भी होता है। 2 ही तो फॉर्मूले थे। अरे ये फॉर्मूले याद है कि नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो ना, ईएमएफ निकालना है ना। एम माइनस साइन हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, डी आई बाई डी टी। एम क्या होता है सोलेनॉइड के लिए, अभी हम कल ही परसों बता चुके हैं, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन एल, ये होता है ना फॉर्मूला, ये एम का फॉर्मूला रखा हमने। सोलेनॉइड के लिए और टोराइड के लिए ही फॉर्मूला है ये, फिर बोल रहा हूँ मैं। सर्कुलर के लिए मत रख देना, ये गलत हो जाएगा। सर्कुलर के लिए आपको निकालना पड़ेगा अलग, अभी निकाल। फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, ईएमएफ इज इक्वल टू, तो चेंज इन फ्लक्स नहीं पता है ना हमें, उसके लिए और बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। सही है, वो भी तरीका है। उसके लिए फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, हमें वेरिएशन के हिसाब से दिया गया, हमें करंट के हिसाब से दिया गया ना, तो ये इजी मेथड है, वो भी सही है, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड ही हैं। डी ये आया कहाँ से फॉर्मूला, डी फाई बाई डी टी से ही तो आया। फाई की वैल्यू क्या होती है, MI, ठीक है। वाला मेथड जो फाई के लिए हमें बहुत सी चीज़ें और पता होनी चाहिए। बी कहाँ दिया है, फ्लक्स कैसे चेंज पता करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज हो रही है, तो उसके लिए फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला, I1 की वैल्यू अलग रखो तो B1 पता चलेगा, फिर I2 की वैल्यू रखो तो B2 पता चलेगा। इतना लंबा मेथड क्यों करें हम, M की जगह ये वैल्यू रखी। DI कितना हो रहा है भाई, 2 - 0 यानी कि 2 हो जाएगा, कितने टाइम में हो रहा है 0.05 में। म्यू नॉट के लिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷। N1 की वैल्यू कितनी है 1200, N2 की वैल्यू कितनी है 300। एरिया कौन सा लेना है, एरिया कितना दिया है लूप का, टर्न्स क्लोजली बाउंड टॉयलेट अबव द टर्न इन प्राइमरी कॉइल, मान के चलो सेम एरिया है, मान के चलो सेम एरिया। जब कभी
एरिया दूसरी कॉइल का ना दिया हो तो कॉमन एरिया कौन सा मानना, यानी उसने परफेक्ट कपलिंग की है, ऐसा बोल सकते हो। तो एरिया यही ले लो, एरिया क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है ना, 12 10 की पावर -4। एल की वैल्यू 2πr, लेंथ भी दोनों की सेम ही होगी तो सरकमफरेंस भी सेम होगा, तो 15। ये हो गया इतने पोर्शन का, मल्टीप्लाई बाई 2/0.05। इसको सॉल्व कर लो। प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं? भूल से भी फ्लक्स वाला मत कर लेना, सीधे जब फॉर्मूला है हमारे पास सीधा सीधा तो उसको यूज़ करो ना। वो फॉर्मूला आया वहीं से है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया से टपक गया अपने आप, उसको वहीं से लाए हम लोग। ठीक है, चीज़ें सब इंटरकनेक्टेड हैं, बस हमें शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करना है। समझ में आया तुम लोगों को? ऑनलाइन में समझ में आया? Yes, sir. तो सॉल्व करने के बाद कुछ 0.023 वोल्ट आएगा आपका। ठीक है, इसको करो, फिर एक डेरिवेशन है वो करना है हमें। ठीक है, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है थोड़ा, ये पूछ लिया जाता है। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो समझो ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट डेरिवेशन है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बस न्यूमेरिकल्स और जो कुछ है वो बचेगा। ठीक है, कल चैप्टर ख़त्म हो चुका, चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, ये थोड़े बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और ज़्यादा करेंगे और उसको करेंगे कि भाई कुछ छूटे ना इस चैप्टर से, तुम्हारा कुछ एग्जाम में गलत ना हो जाए। तो हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? कॉइल। इंडक्टर का मतलब कॉइल। ठीक है, केवल म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, केवल एक इंडक्टर की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो। कैसे एनर्जी स्टोर क्या होगा? मैंने कल बताया था कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, इनर्शिया के जैसा ही होता है ना। यानी कि आपको किसी सर्किट में, मान लेते हैं कोई सर्किट है, ये कॉइल है, ठीक है, और यहाँ बैटरी लगा दी मैंने, कुछ रेजिस्टेट लगा दिया है, यानी कि इससे हम करंट की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बैटरी, ये करंट आई होगा, ये रेजिस्टेट है, तो बनाना नहीं है, समझने के लिए बना रहा हूँ मैं। इसका कॉइल का इंडक्टेंस कितना, एल है सब कुछ। अब ये एल की वजह से क्या होगा, एक बैक ईएमएफ बनता है। बैक ईएमएफ क्या करता है, इस करंट के चेंज को अपोज करता है। अब उसको थोड़ा रिलेट करो उसमें मोशन से, जो हम लोग मैकेनिक्स में मास वाला पढ़ते थे कॉन्सेप्ट। मास क्या करता था, चेंज इन स्टेट को रजिस्ट करता था। तुम उसको मूव करवाना चाहते हो लेकिन वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, कुछ इससे रिलेशन हो रहा है कि नहीं? यहाँ सर्किट में करंट के चेंज को रोक रहा है ये, तो कुछ बैटरी को वर्क करना पड़ेगा करंट को चेंज करवाने के लिए। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस एल के अगेंस्ट, या बैक ईएमएफ जो भी बना हुआ है, जो भी बैक ईएमएफ इंडक्टेंस की वजह से, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो बैक ईएमएफ बना है, या फिर सेल्फ इंड्यूस करंट, या फिर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो है, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा बैटरी को कि नहीं, करंट चेंज करवाने के लिए। ये जो वर्क, अब कभी भी वर्क होता है तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में। तो जो बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा करंट चेंज करवाने के लिए, किसके अगेंस्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट। कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि दो टाइप के इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं ना, एक म्यूचुअल वाला भी होता है, या म्यूचुअल की बात ही नहीं कर रहे हम। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट बैटरी को जितना वर्क डन करना पड़ता है करंट चेंज करवाने के लिए,
यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इंडक्टर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, समझ गए। तो पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। पावर इज इक्वल टू क्या होता था, रेट चेंज ऑफ वर्क डन या फिर रेट चेंज ऑफ वर्क। कितने होते थे फॉर्मूले, एक वी आई होता था और क्या होता था, आई स्क्वायर आर होता था, वी स्क्वायर अपॉन आर होता था। ये दोनों फॉर्मूले हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि रेट चेंज ऑफ वर्क, यानी कि बैटरी ने जो छोटा सा वर्क डन किया होगा हल्का सा करंट फ्लो करवाने के लिए, किसके अगेंस्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट। तो ई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ई आई के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यानी रेट चेंज ऑफ वर्क इज इक्वल टू ई इंटू आई। ये फॉर्मूला समझ में आया, ये मैंने लिखा क्यों, बिकॉज पावर है, पावर का यही फॉर्मूला होता है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस में करंट फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा बैटरी को, वही क्या होती है, इसकी पावर होती है। यहाँ पावर हटा दे रहे हैं, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ई इंटू आई हो जाएगा। इट इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी इन मेंटेनिंग करंट या फिर इन चेंजिंग करंट आई या फिर इन फ्लोइंग करंट आई अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। समझ में आई बात, सेल्फ इंड्यूस करंट ई। ये तो स्मॉल वर्क डन है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ई को क्या लिख सकता हूँ एल के टर्म में, बताओ ई का फॉर्मूला एल के टर्म में क्या हो सकता है। यहाँ पे इसकी वो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। एम के टर्म में क्या होता है, ई इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी होता है। सिंपल से फॉर्मूला है, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। ई की जगह पे मैंने रखा हुआ है, डी टी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई लिख सकते हैं इसको हम। अरे यार डी टी कैंसिल होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एल आई डी आई। टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा उसको, टोटल वर्क डन इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इन चेंजिंग करंट यानी कि आई करंट तक चेंज करवाने में, जीरो से आई करंट चेंज करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इंटीग्रेशन करो, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन एल आई डी आई का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट क्या रखोगे, क्या डी आई है ना, तो उसी की लिमिट रखनी पड़ेगी। करंट की लिमिट कितनी है, जीरो से आई, पहले तो जीरो करंट रहा होगा, बाद में फाइनल करंट क्या हुआ, सी डी वैल्यू ऑफ करंट क्या हुई, आई हुई, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एल तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जीरो टू आई आई डॉट डी आई। आई डॉट डी आई का क्या हो जाएगा, एल बाई आई स्क्वायर बाई टू। अरे यार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई टू। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। यही एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, यही एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर होता है फॉर्मूला। आई यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम करंट, जो स्टीडी वैल्यू ऑफ करंट है, याद रखना है जी। ये आगे चल के एलसी ऑसिलेशंस में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ऐसा करो, डायग्राम बनाना चाहो बनाओ, बनाना चाहो बनाओ, ना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं थोड़ा लिखवाऊंगा इसमें, लिखो। ऑनलाइन में समझ में आया कि नहीं डेरिवेशन। यही वर्क डन किस में स्टोर्ड हो Yes, जाएगा, sir. यही वर्क डन स्टोर्ड हो जाएगा इंडक्टर में, ठीक है। इसी वजह से एलसी ऑसिलेशन जो अपने रेडियो वगैरह यूज़ होता है ना, एलसी ऑसिलेशन जो जनरेट होते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसीज वगैरह जनरेट होती हैं, वेव्स वगैरह ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं, वो इसी वजह से तो होते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। देखिए देखिए वर्क नीड टू बी डन, देखिए वर्क नीड टू बी डन, नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद रखना, कभी पता लगा बैक ईएमएफ लिखा हुआ न्यूमेरिकल में तो उसका मतलब क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये बता भी चुका हूँ शायद एक बार। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ डैश स्लैश लगा के, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ in establishing the current, in establishing the current, in establishing the current, full stop। this work done is stored as magnetic potential energy, magnetic potential energy,
लाइन चेंज करिए। वर्क डन कर कौन रहा है? बैटरी कर रही है। बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, कि ऊपर से पीछे से कोई बैक ईएमएफ के भैया वो ग्रोथ करने से बचा रहा है, रोक रहा है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन, ये एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। देखिए, फॉर करंट आई at any instant or current I at any instant in a circuit the rate of work done is फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लोड नोट कर लो। यहाँ पे चेंजिंग की जगह एस्टेब्लिशिंग यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस्टेब्लिशिंग नोट कर लो पूरा, है पूरा नोट कर लो यहाँ तक। तुम लोग का टेस्ट कब बताया मैंने यार? अगस्त के एंड में बताया ना? अगर हैं हम तो यार अभी लेना चाहते थे। तुम्हारे स्कूल में कब टेस्ट है? 23 से है ना? आज कौन सी तारीख हो? 17 हो गई ना आज। ले लो ना, तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी ना। क्या आ रहा है? अरे तुम्हारे स्कूल में वैसे चलता है मामला। ऐसा करो, हम बताएं मंडे को क्या डेट पड़ रही है? देखो अगस्त लास्ट में ही लें तो चलो अगस्त लास्ट में ले लेंगे, 30-31 अगस्त में ले लेंगे आराम से। अब तुम लोग का डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे मैं अभी ले लूँ तो पेपर में डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा लो तो फ्री माइंड से दे सको। ठीक है, अगस्त के एंड में ले लेंगे। चलो नोट हो गया? न्यूमेरिकल्स इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है इसी के साथ। 6 चैप्टर, एक चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट नेक्स्ट चैप्टर। अभी थोड़ा उसमें न्यूमेरिकल्स करवाने हैं मुझे, वो करवाने के बाद कौन हो गया एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ का? इसको नोट करो फटाफट भाई, आगे बढ़ाएं हम कुछ। अब कुछ क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल हैं, फिर से एक बार तरीके से भाई डायरेक्शन पता करना है, इससे कुछ भी अगर डाउट रह गया होगा वो हो जाएगा पूरा तुम्हारा सही। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, फिगर शोज, देखिए फिगर शोज। इसमें बेसिकली इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन तो डेरिवेशन वाले हो गए। डेरिवेशन से बस एक सोलेनॉइड वाला बनेगा और लेंज लॉ पूछा जाता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये सब बेसिक पूछा जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल तो बन ही रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे कि भाई डायरेक्शन बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें जितनी प्रैक्टिस कर पाओ आप कर लो। आज भी देख लेते हैं, कल भी देख लेते हैं, परसों से नया चैप्टर शुरू कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट। वो बहुत आसान है टॉपिक वो। ठीक है इसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ही कॉन्सेप्ट, तो वो तो छोटा चैप्टर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर वगैरह उसमें है। ठीक है, तो इसका कल का दिन और लूँगा इसका चैप्टर में, और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करवाने के लिए। परसों से हम अल्टरनेटिंग करंट शुरू कर देंगे। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फिगर शोज टू पोजीशंस ऑफ a loop. Figure shows two positions of a loop PQR
लिखूंगा इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in which portion, sorry, in which position of the coil, in which position of the coil is there an induced EMF, in which position of the coil is there an induced EMF. कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है हमें, सरल है, कर लोगे अपने आप बताओगे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाहर की तरफ का ऐसा ही नहीं है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है। दो कॉइल्स दिए हैं ऐसे कुछ, क्यों दो कॉइल्स दिए हैं, हमें बताना है इनमें से इन विच पोजीशन ऑफ द कॉइल इज देयर एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन दोनों में से इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में जनरेट होगा? सेकंड वाले में। बाहर जा रहा है ना, ये तो अंदर ही है अभी, ठीक। बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होना चाहिए तभी तो इंड्यूस करंट। तो लिख लो द कॉइल ऑन द राइट हैंड साइड। अरे यार ये देखो ऑनलाइन में देखो, ये तो अंदर ही है ना, ये वाला जो लूप है ये तो अंदर ही है इसके मैग्नेटिक फील्ड के। ये कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। बाहर जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कम होने लगेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेगी, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। लिख लेना मैग्नेटिक, सॉरी, लूप ऑन द राइट साइड ऑफ, देखिए लूप ऑन द राइट हैंड साइड, आंसर यही है, लूप ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स इज चेंजिंग इन द लूप। चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया बढ़िया। कल और भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही, डायरेक्शन और छोटे छोटे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तुमसे ही पूछूंगा, तुम लोगों से ही पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोगों को देखना होगा डायग्राम, बताना होगा क्या डायरेक्शन है क्या है, उससे एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। मुझे पता है कई लोगों को समझ नहीं आया है लेंस लॉ वगैरह का, तो एक बार कल सही से पढ़ लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर A and B are identical magnets, A and B, in the given figure A and B are identical magnets. Magnet A is moved away from the coil, magnet A is moved away from the coil, and magnet B is moved toward the coil. What is the induced EMF in the coil? What is the induced EMF in the coil? डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ एक कॉइल दी है और what is the induced EMF in the coil? Move toward the coil. बाकी डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा, डायग्राम में बना हुआ है सब। ये A मैग्नेट है, दिस इज B मैग्नेट, आइडेंटिकल मैग्नेट है, समझ रहे हो? ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल। इसको इधर ले जाया जा रहा है, इसको इधर ले जाया जा रहा है, ये कॉइल है, समझ रहे हो? ये A मैग्नेट है, ये B मैग्नेट है। सुनो, ये कॉइल है, ये B मैग्नेट है, ये A मैग्नेट है। देख लो पोलैरिटी भी देख लो ध्यान से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल,
इसको इधर मूव करवा रहे हैं, इस वाले को इधर मूव करवा रहे हैं, समझ रहे हो, सेम स्पीड से। वो मैंने लिखवाया नहीं, सेम स्पीड भी है। तो बता इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट जो है डेवलप हो रहा होगा। चलो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सोच लो, देख लो, ऐसा थोड़ी बोला जाता है यार कुछ भी। अच्छा, इधर जब जा रहा होगा इसके अंदर, इसका इफेक्ट देखो क्या होगा। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब समझते हो, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ इसके नॉर्थ पोल अच्छी होगी, साउथ पोल की स्ट्रेंथ इसके साउथ पोल। जितना फ्लक्स ये बनाएगा उतना ही फ्लक्स ये भी बना सकता है, ठीक है। सेम स्पीड से भी मूव कर रहे हैं, यानी रेट चेंज ऑफ फ्लक्स भी सेम ही होगा अगर हो रहा होगा तो। स्पीड का भी तो फ़र्क पड़ता है रेट चेंज ऑफ फ्लक्स पे भैया। स्पीड ही तो अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम होगा। जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसी हिसाब से फ्लक्स चेंज होगा। समझते हो ना बात को। अब मुझे बताओ, नॉर्थ पोल जब इसके पास ले जाया जा रहा होगा तो फ्लक्स ये इसका फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा होगा कि डिक्रीज़ हो रहा होगा। इंक्रीज़ हो रहा होगा, नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती है ना। अच्छा, ये वाला मैग्नेट उसी समय ये वाला मैग्नेट इधर ले जाया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, फ्लक्स कम कर रहा होगा। देखो फ्लक्स यहाँ से भी तो निकल रहा होगा ऐसे, ये फ्लक्स कम कर रहा होगा। जितना फ्लक्स ये बढ़ा रहा होगा उतना ही फ्लक्स कम कर दे रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल है ना। अगर अलग अलग पोल स्ट्रेंथ के होते हैं तो बात अलग है। तो जो भी इसका इफेक्ट होगा ये कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, तो इसका जो भी इफेक्ट है ये कैंसिल। एक मैग्नेट तो दिया नहीं है हमने अभी तक, एक ही मैग्नेट का पढ़ा है ना, तो इसका जो भी इफेक्ट है ये कैंसिल आउट कर रहा है। ये फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये फ्लक्स घटा रहा है उतना ही, तो सेम स्पीड से भी ट्रैवल कर रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, नेट फ्लक्स चेंज क्या हो गया, जीरो। और नेट फ्लक्स चेंज जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। अभी तक तो हमने एक ही मैग्नेट का पढ़ा है ना। हाँ, तब कुछ हो सकता है। यहाँ वही तो पोलैरिटी का ही तो खेल है। पोलैरिटी देखो ना, तभी तो मैंने पोलैरिटी देखी किस कौन सी मैंने लिया है। अगर साउथ लिख देता तो बात अलग हो रही होती कुछ। नॉर्थ इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकल रहे होंगे, ऐसे, ठीक। यहाँ पे कैसे निकल लेंगे, ऐसे। लेकिन ये दूर जा रहा है तो फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी, यहाँ पे फील्ड लाइन बढ़ा रहा होगा, ये उतनी कम कर दे रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, जीरो ही तो हुआ। हम बता रहे हैं, देखो गॉस थ्योरम क्या थी, गॉस थ्योरम क्या था, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या था, फ्लक्स इंटरिंग, फ्लक्स निकलने वाला क्लोज सरफेस से सेम, मतलब कि जीरो होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वही हो रहा है, नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि ये इंटर कर रही है फ्लक्स लाइन और ये इस तरफ आ रही हैं, ये पीछे की साइड जा रही है तो फ्लक्स लाइन कम होती जा रही है ना, और ये फ्लक्स लाइन उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो नेट फ्लक्स चेंज कितना हुआ भाई, जीरो ही तो हुआ, ठीक है। तो इसमें आंसर लिख लो फटाफट। स्पीकर बनाना चाहो बनाओ, मतलब कि समझाने के लिए मैंने बता दिया। अरे यार ये सुनो, एक और चीज़ देखो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ है ना, ये भी तो देखो। फ्लक्स में क्या डायरेक्शन का खेल नहीं होता है, होता है। एरिया वेक्टर डायरेक्शन, उसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल नहीं चेंज हो रहा है। ये 0 डिग्री या सपोज बना रहा तो 180 डिग्री बना रहा होगा, तो एक +1 बन रहा हो, एक -1 बन रहा हो, कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा। ऐसे समझ लो यार, तरीके कई सारे हैं। एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो कैंसिल आउट नहीं होंगी, क्योंकि बी एक कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला फ्लक्स का। थीटा एक में मान लेते हैं 0 डिग्री बन रहा है, तो दूसरे में क्या बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। तो प्लस, और नेट फ्लक्स क्या होता है, ∅1 + ∅2, तो यहाँ मान लेते हैं +1 बना होगा, तो यहाँ पे -1 बन गया होगा, नेट कितना हो गया, जीरो ही तो हो गया। ऐसे भी देख सकते हो, तो आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। चलिए लिखिए, नो EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, नो EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल because no net change, because no net change, because no net change in the flux, in the flux linked with the coil, linked with the coil, no net change in the flux linked with the coil, ठीक है। मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे कुछ तो क्लिक करेगा। रिवीजन करने बैठोगे तो आपको एक बार हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल और क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बार रिवीजन करके आना डायरेक्शन, जैसे मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन होंगे, तुम ही से पूछेंगे भैया डायरेक्शन बताओ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ऑनलाइन में भी। ठीक।
ठीक है। पहले हमने बस इसमें ये एक बात याद रखना, पीछे के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। कल हमने डेरिवेशन करवाया था मैग्नेटिक एनर्जी वाला। एल की जगह पे हमने जो भी सोलोनाइड का जो वो होता है कहते हैं फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्शन का, वो लिख लिया हमने। आई का फॉर्मूला यहाँ से है, बी की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड क्या होती है, ये होती है। यहाँ से आई की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पे वैल्यू रखी है, यहाँ पे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे बस एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया, जिससे कि ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। ये हमारा बन के आपका फॉर्मूला आ गया। ए इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, सोलोनाइड के अंदर जितना भी वॉल्यूम होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है। पहला पार्ट समझ में आया। दूसरा पार्ट क्या था भाई, क्वेश्चन है किसी के पास? कंपेयर करना है ना उसकी एनर्जी को। बी पार्ट में हमसे बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, यू भी लिख दे रहा हूँ मैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है इसको कंपेयर करो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड? क्योंकि भैया सोलोनाइड तो बहुत लंबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे ना। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना, ठीक है। एक और फॉर्मूला, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालने का कहा जाए तो क्या करोगे? यानी यू बी अपॉन वॉल्यूम बोल रहा है वो, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, ए इंटू एल होता है, तो ये ए एल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू एल अपॉन ए इंटू एल, वॉल्यूम का यही तो फॉर्मूला था, कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये यूज़ होगा, ठीक। और कोई ज़रूरी नहीं है सोलोनाइड के लिए ही हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। तुम्हें सर्कुलर कॉइल दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, तुमसे कहा जाए कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, इतनी ही रहेगी। ये तो हमने सोलोनाइड के लिए निकाल के बताया। कैसी भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये जनरल फॉर्मूला है सभी के लिए, ठीक। तुमसे कहा जाए व्हाट इज़ द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्कुलर कॉइल, अब कहोगे यार हमने तो सोलोनाइड पढ़ा है। तो कॉइल, कोई भी कॉइल, कॉइल मतलब इंडक्टर के लिए यही रहेगा, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रही होगी तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही होगी। उस तरीके से जो कैपेसिटर में निकला था वो भी जनरल था फॉर्मूला, कोई ज़रूरी नहीं कि वो कैपेसिटर में ही एनर्जी स्टोर थी। जहाँ भी कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो जो कैपेसिटर का तो हमने एक तरीके से बता दिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकाला था। कैसा भी कैपेसिटर हो, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही थोड़ी ना होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं, सब में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उतनी ही आएगी, ठीक। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी थी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम? इन कैपेसिटर, बताओ क्या था फॉर्मूला, बताइए। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। हाफ सी वी स्क्वायर तो एनर्जी स्टोर थी, मैं पर यूनिट वॉल्यूम वाली बात कर रहा हूँ। ये बताया था, एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं उसको, इसका डेरिवेशन भी करवा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन दोनों में ज़रा गौर करो, दोनों एनर्जी यानी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, बी स्क्वायर पे, और ये वाली एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, ई स्क्वायर। हमें पता है बी और ई क्या होते हैं, एनालॉगी में होते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे 2 मतलब कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 है, तो उसका ये भी बता चुका हूँ मैं, याद करो तो मैं ये बता चुका हूँ। फोर्स के क्या फॉर्मूले होते हैं दो चार्जेस के बीच में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दो पोल्स के बीच में क्या होती है फोर्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2, यानी कि यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हैं अपॉन दूरी दोनों की। ज़रा कंपेयर कराओ, जहाँ जहाँ चार्जेस हैं वहाँ पोल्स की बात हो रही है, डिस्टेंस, यानी कि ये इसको इससे कंपेयर करवा सकते हैं, देखो कंपेयर करवाओ, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये करवाया भी तो है, मैंने बता चुका हूँ मैं। ये बराबर नहीं है, मतलब एनालॉगी है, बराबर नहीं है,
क्योंकि इसकी वैल्यू 9 × 10 का 9 होती है। मैं एक रिलेशनशिप बनाने की, जहाँ जहाँ हमने बताया था फॉर्मूले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं, सेम टू सेम फॉर्मूले कहाँ होते हैं, वहाँ जहाँ P होता था यहाँ M हो जाता था, बताया था ना, और जहाँ वहाँ पे E होता था यहाँ B हो जाता था। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन उसकी जगह पे कुछ खास तरीके से रिप्लेसमेंट होता था ना। तो कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है देखो, यानी कि 1/ε0 क्या होता है, म्यू नॉट के बराबर लेकिन एनालॉगी बराबर नहीं है, मैं बराबर नहीं बोल रहा हूँ। तो 1/ε0 म्यू नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ ε0 नीचे है, यहाँ ε0 ऊपर है, ठीक है, यहाँ मल्टीपल में, यहाँ डिवाइड में, क्योंकि देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ ε0 है उसकी जगह पे अगर तुम्हें दूसरा फॉर्मूला बनाना है तो क्या किया है, यहाँ पे देखो अपॉन में है, ऊपर आ गया, बी की जगह ई रख देते हैं। तो एनालॉगी चल रही है कि नहीं, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन कैपेसिटर होता है। दोनों एनर्जीज किस पे प्रोपोर्शनल होती हैं, ये b² के है, ये e² के है, यही रिलेशन है, यही उन्होंने कंपेयर करने के लिए बताया था, नोट कर लो ये पूरा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी तरीके से पूछ सकता है तुमसे, तुम पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस बात, इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करना है, हमने क्या चीज़ वो कहाँ पढ़ी है। पेपर टेढ़ा बन जाता है कभी कभी, तो कहोगे सर ये तो डायरेक्ट, ये तो क्या पूछ दिया गया, लेकिन पढ़ा ज़रूर होगा तुमने वो चीज़। तो आपको कहाँ क्या चीज़ कॉन्सेप्ट लगाना है, वो चीज़ आएगी रिवीजन से। ये ऑलरेडी करा था, ये नया फॉर्मूला हमने बनाया है अभी, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी जाना कैपेसिटर के चैप्टर में, एनर्जी के बाद ही करवाया है, जस्ट एनर्जी के बाद डेरिवेशन करवाया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2ε0 e²। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑनलाइन में समझ में आ गया सबके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8 दी है तुम्हें, मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तुमसे ही पूछूंगा, आप लोगों से ही पूछूंगा, भैया बताओ इसमें क्या आंसर होगा, प्रॉब्लम नंबर 8। कौन सी प्रॉब्लम भाई? हमें प्रिडिक्ट करनी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और कुछ कॉइल्स दे रखी हैं 2, उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ फिगर, तुम लोग बताना कि क्या होगा इसमें, हाँ। एक टॉपिक बचा है और ईडी करंट, समझे, ईडी करंट भी पढ़ाना है मुझे, छोटा सा टॉपिक है, लिखवाना है उसमें, समझा के लिखवाना है, तो मैं करवा दूंगा। वो भी 1-2 नंबर पूछ लिया जाता है कभी कभी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी, न्यूमेरिकल नहीं है, बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो। तो कुछ डायग्राम इस तरीके से है, प्रॉब्लम 8। एक्स वाई आर, साउथ पोल ऐसे, नॉर्थ से ऐसे ले जाएगा। मुझे बताओ, ये पहला फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, इसमें बताओ डायरेक्शन क्या रहेगी, वाई से एक्स, आप बताओ, आप लोग बताओ। एक तरीके ये ना भी कराता तब भी कोई बात नहीं थी, ये इसलिए करवा रहा हूँ, देखें कितना याद है तुम्हें, लेंस लॉ का, लेंस लॉ जो किया है उसका कितना याद है भाई, बताओ। मैग्नेट में जो तरीका बताया था, हालांकि होते सब एक ही चीज़ हैं, लेकिन मैग्नेट का एक सरल तरीका बताया था, कॉइल के लिए दूसरे तरीके से बताया था मैंने, जिससे जो आसान पड़ता है, ठीक है। होती सब में एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट से भी इसको बता सकते हो, लेकिन उससे भी सरल चीज़ है, जो चीज़ जहाँ फिट बैठ रही है वो उसको फॉलो करना चाहिए।
बताओ y2x क्यों, तुम बताओ। देखो साउथ पोल इधर है, अब फ्लक्स डिक्रीज इंक्रीज को छोड़ दो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज से कोई मतलब ही नहीं रखो, हालांकि हो रहा होगा, लेकिन उसको हमें हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ये साउथ है, इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, तो इसकी यहाँ इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगा, इसके मूवमेंट को अपोज करना चाहेगा। कैसे अपोज कर सकता है, खुद साउथ पोल बन के, तभी तो रिपेल करेगा। ये तुम आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसा बनाएगा करंट कि भैया ये चाहेगा कि तुम ये अंदर ना आने पाए, ठीक है। मुश्किल, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा कुछ ना। वर्क कब होगा पता चला, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, तुमको कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ा, तुम आसानी से इसको अंदर ले जाओगे उसके, तो फिर वो वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब साउथ इधर की तरफ जा रहा होगा तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क क्या, बोर्ड नहीं दे, अच्छा बोर्ड, ठीक ठीक ठीक, बोर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है सुन लिया। तो जब साउथ पोल को इधर की तरफ ले जाओगे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ ही पोल तो बनना चाहिए, तभी तो रिपल्शन होगा, तभी तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। तो साउथ पोल बनने में कौन सी डायरेक्शन होती है करंट की, क्लॉकवाइज। अब मैग्नेट की साइड से देख रहे हो तो मतलब ऐसे ही देख रहे हो मैग्नेट की साइड से, यहाँ साउथ पोल बनेगा तो करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज ऐसे ही तो होगा, कैसे होगा क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो होगा क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान से देखना, ये कॉइल ऐसे गई है यहाँ पे, फिगर को बड़े ध्यान से देखा करो कैसा बना है, क्योंकि ये चीज़ ऊपर भी बनाई जा सकती थी, फिर नीचे बनाई जा सकती थी, ये जो वायर है नीचे बना सकते थे कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब कुछ ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। तो जैसा भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है क्लॉकवाइज करंट कैसे फ्लो करवाना है। इस कॉइल में करंट इसी में फ्लो होगा क्योंकि कॉइल में ही होता है जो कुछ होता है, तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे ही तो होगा, ये करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यानी y2x से जाएगा करंट गिने। तो पहले पार्ट में क्या हो जाएगा y2x, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल बन रहा होगा। क्लियर है ना, बड़ा आसान है, चलो उसको नोट कर लो, y2x डायग्राम बना के नोट। यहाँ पे अगर उल्टा होता, साउथ पोल इधर जा रहा होता, तब दूसरा केस भी बता दे रहा हूँ, साउथ पोल इधर जा रहा होता तब क्या होता, तब उसको जाने से रोकना चाहेगा वो कि भाई दूर मत जाओ मेरे पास ही आओ, तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ के केस में एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा होगा, सुनो, एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे आ रहा होगा, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। एक तरफ का निकाल लो, उसका अपोजिट करोगे तो उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है उसका अपोजिशन हो रहा होगा, फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कॉइल वो दूसरे वो ये चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैग्नेट का जो तरीका मैंने बताया है उसको यहाँ पे फॉलो करो, जो मैं कॉइल का तरीका बताता हूँ उसको वहाँ पे फॉलो करना, और जो मैं मूवमेंट ऑफ द लूप को मैं मूवमेंट करवाता हूँ ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मैं बताने का तरीका कुछ और बताया था। लेकिन है तीनों एक ही चीज़, तीनों को एक ही, तीनों मतलब एक ही बात हो रही है, तीनों जगह पे एक ही चीज़ हो रही है, लेंस लॉ चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, बस बातें बताने का तरीका अलग है जिससे कि तुम गलत ना करो। ये बात समझ में आई। चलो सेकंड फिगर हम बताते हैं। सेकंड फिगर क्या भी है, कुछ इस तरीके से है, ये आर वगैरह सब कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है, उससे चक्कर मत पड़ना ज़्यादा। और दूसरी कॉइल भी बनाई है इन्होंने, अब बताओ, आप तो बता सकते हो मेरे ख्याल से। इसमें कुछ अलग तरीके से भाई, फ्लक्स तो दोनों में, जैसे इसका मोशन करवाओगे तो फ्लक्स तो दोनों में चेंज हो रहा होगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। तो बताओ इसमें, पहले इसको बताओ, सोच लो, ऐसे मत बोलो, बताओ आप लोग बताओ, सोच समझ के बोला, ऐसे नहीं कुछ भी। अब इसको छोड़ दो, उस वाले कॉइल को छोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं, इसको देखो पहले, इसमें क्या बन रहा होगा, ये दूर जाना चाहता है, ये कहेगा मेरे पास आओ, कैसे कहेगा मेरे पास आओ साउथ बनेगा ना, साउथ बन के ही तो अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये उधर जा रहा है, साउथ बन के ही तो खींचेगा,
दूर जाएगा तो खींचे कैसे, कौन खींचना चाहेगा? साउथ पोल बन के ही तो खींच सकता है भाई, क्यों कंफ्यूज रहते हो इसमें यार? तो साउथ पोल बनेगा तो कैसे जाएगा? फिर वही बात, ऐसे। कॉइल देखो ना कैसे है, देखो भाई, मैं उल्टा बना दूँ तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो समझो क्या होता है। क्लॉकवाइज ऐसे ही तो होगी। कॉइल को देखो, अब 3D चीज़ को 2D में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस यूज़ करो। ऐसे ही तो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है? ऐसे करंट यानी कि y1 टू x1 करंट फ्लो होगा इस वाली कॉइल में। इसमें बताओ, देख लो पहले इत्मीनान से। y2 टू x2, सब लोग बताओ यार, ऐसे नहीं, तुक्का मत मारो। क्लॉकवाइज बनेगा। साउथ पोल उधर जा रहा है, सुनो ध्यान से, साउथ पोल उधर जा रहा है तो ये क्या करेगा, खुद साउथ बन जाएगा। क्या मेरे पास मत आओ, अपोज करने का यही तरीका रिपल्सिव फोर्स करेगा। तो यानी क्लॉकवाइज कैसे बनेगी सोचो, ऐसे बन रही होगी ना क्लॉकवाइज, ऐसे, तो ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, y2 टू x2 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? अब देखो कभी कभी क्या होता है, कॉइल बनाने से भी गलत हो जाता है, पता नहीं, पहले मैं देख लूँ कॉइल सही से बनी है कि नहीं मेरी। हाँ सही है। बेसिकली क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, कुछ ऐसे बन रहा होगा। नहीं, क्लॉकवाइज कैसे बनेगा भाई, ऐसे जा रहा होगा, देखो क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा होगा ना, क्लॉकवाइज ऐसे करंट होगा ना, और देखो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो हो रहा है। देखो कभी कभार क्या होता है, कॉइल को बड़े ध्यान से देखा करो, बहुत ज़रा सी गलती कर दो गलत हो जाएगा। अब देखो ये करंट ऐसे कब आया होगा, जब यहाँ से ऐसे आया होगा। ये करंट नहीं, ऐसे बन रहा होगा करंट, समझ रहे हो? तभी तो ऐसे बना होगा, नीचे गया होगा, ऐसे गया होगा, x2 से y2 हो जाएगा, x2 से y2 हो जाएगा। क्लॉकवाइज देखो, कॉइल देखो, कॉइल अगर उल्टी में बना देता तो ये गड़बड़ हो जाता। जैसी बनी है कॉइल, आपके तो बन के आएगी ना, क्योंकि मैंने तो हाथों से बनाई है, तुम्हारे पेपर में बन के आएगी, तो उसको बड़े ध्यान से देखना। क्लॉकवाइज दिखना भी चाहिए, करंट देखने से भी क्लॉकवाइज लगना चाहिए। तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो लगेगा, तो ऐसे जा रहा है। अब ऐसे जा रहा है तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से जाएगा, इस कॉइल ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे जाएगा। देख लो ध्यान से, साउथ बनेगा, इधर साउथ बनेगा क्लॉकवाइज। इधर से देखो ना, इधर से क्लॉकवाइज लगना चाहिए, इधर से तुम्हें क्लॉकवाइज कुछ ऐसे होगा। इधर वाली साइड क्लॉकवाइज कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। इधर वाली क्लॉकवाइज कैसे लगेगी, ऐसे ही लगेगी ना क्लॉकवाइज। इधर मैं देखूँ, सुनो, मैं इधर कोई चीज़ देखूँ तो क्लॉकवाइज ऐसे होगी कि नहीं? कॉइल को देखो ना कैसे बना है, कॉइल में ऐसे भी बना सकता हूँ, कॉइल में ऐसे भी बना सकता हूँ, फ़र्क नहीं है। आप देखिए क्या क्लॉकवाइज नहीं करंट है ये? अपने फिगर जो मैंने भेजा उसको देखो यार, फिगर को देखिए, जो भी क्लॉकवाइज हो, मैं डायग्राम के हिसाब से, मैंने हो सकता है उल्टा डायग्राम बना दिया हो, डायग्राम के हिसाब से बताओ क्लॉकवाइज किस तरफ होगा। जिस तरफ भी क्लॉकवाइज हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा सही है। आप क्लॉकवाइज देखिए ना, ये तो साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल के हिसाब से क्लॉकवाइज कितना है, कैसा है फिगर में आपकी जो भी है, क्योंकि तुम्हारा बन के आएगा ना। मैं ये नहीं कह रहा मेरा आंसर सही है, x2/2 जो भी आपका डायग्राम बना है मैंने भेजा है, तभी मैंने कहा डायग्राम उसको देखो ध्यान से, तभी मैंने फिगर भेज दिया है तुम्हें ऑलरेडी। बताओ, हैं देख लो, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा सही है। सही है आपका। हाँ देखो, मैंने उल्टा बना दिया फिगर। इनमें देखो, बुक जो मैंने भेजे थे उसमें फिगर देखो, इसके हिसाब से अगर देखोगे तो क्या बनना चाहिए, y2 से x2 ही आना चाहिए। इसके हिसाब से जो मैंने भेजा है, मैंने उल्टा बना दिया, मैंने कॉइल ऐसे ले ली उल्टी, ऐसे टर्न ले लिए, ऐसे, समझ रहे हो? तो इसका y2 से x2 ही होगा। देखो अब वही बात है ना, देखो, हैं ना, देखो इन्होंने जो दिया है ऊपर से दिया है टर्न, ऊपर से, मैं किससे ले रहा हूँ, नीचे वाले से ले रहा हूँ, फ़र्क ये है, ठीक है? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो डायग्राम देखा जाए बुक में भी कायदे से नहीं बना, जो एनसीईआरटी के फिगर थे, एनसीईआरटी के, वो बहुत अच्छे से बने थे। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ वही बात बता रहा हूँ ना, तो जो भी यहाँ पे साउथ पोल के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बननी चाहिए। अब तुम्हारा जो डायग्राम बन के आएगा ना बुक में, जो फिगर बन के आएगा बिल्कुल क्लियर होगा, आपको देखना है कॉइल जो है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं
इस वाली साइड को ले लूँ नीचे की साइड से तो वही चीज़ क्लॉकवाइज बन जाएगी, उसको मैं ऊपर से ले लूँ एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी, ये फ़र्क है। तो यहाँ पे जो है बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा होगा और जैसा भी फिगर हो उस हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लो किस तरफ बन रही, देखो। नहीं, इसमें तो दिख रहा है ना मुझे साफ साफ कि यहाँ से ये वाला जो टर्न है ऐसे जाके जा रहा है, ये वाला टर्न जो है इससे जाके मिल रहा है ऐसे। इसमें वही तो फिगर में देखूँ ध्यान से, मैं ध्यान से फिगर, एक मिनट, ये जो सुनो फिगर में क्या हो रहा है, ये वाला टर्न ऐसे जा रहा है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगी। फिगर में सब दिखा है, तुम फिगर देखना तो जाके एक बार, मैंने फिर से बना देना, सुनो फिर से बना देना। यहाँ ये वाला तो मैंने सही बनाया है फिगर, सुनो ये वाला फिगर तो मैंने सही बनाया, इसको देखो ध्यान से, बुक में बना है जैसा फिगर में बिल्कुल। टर्न्स इन्होंने सही से नहीं बनाया ना, ऐसे है कुछ, अब सही है। देखो ये डॉटेड डॉटेड लाइन, कायदे से बुक वालों को डॉटेड डॉटेड बनाना चाहिए था, पीछे वाले उन्होंने ऐसे ओवरलैप कर दिया। अब सुनो मैं तरीका बता तो रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात। जो एंड होता है वायर का एंड, उसको देखा करो, उसके साथ चला करो। वायर कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसके साथ जो होगा उसको यानी कि वही एक्चुअल ऊपर वाला टर्न होगा, और जो पीछे जा रहा होगा वो डॉटेड डॉटेड मैंने बना दिया। अब देखो ज़रा, क्लॉकवाइज ऐसे ही तो डायरेक्शन होगी, इस वायर के साथ चलाऊँ मैं, क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन, फिर पीछे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर पीछे ऐसे गया होगा, फिर पीछे गया होगा, फिर पीछे गया होगा, और पीछे वाला कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस वाले से जुड़ा हुआ है, यानी y2 से x2 ही आएगा। सही बोल रहे थे तुम लोग, तो तभी क्या ना फिगर को ध्यान से देखो, डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना। इधर वाले में सही बना है यार, इधर वाले में ये वाला जो टर्न है इससे जाके मिला है, देखो जाके फिगर, थोड़ा फिगर तो देखो। तभी मैंने फिगर पहले इसीलिए तो भेज दिए थे, क्योंकि मुझे पता है इसमें कन्फ्यूज़न होती है। वायर के एंड को देखो ना, ये वायर का एंड कहाँ से जुड़ रहा है जाके, ये जुड़ रहा है, तो यही तो ऊपर रहा होगा भाई, यही तो ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, यही तो डाउट हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसा फिगर बनाओ, अभी मैंने बनाया था देखो, गड़बड़ हो गई थी कि नहीं, हाथ से बनाओगे उस चीज़ को तो गड़बड़ हो जाएगी, फिगर में देख के करो। तुम्हें तो पेपर प्रिंटेड मिलेगा ना, मैं तो अभी हाथ से बना रहा हूँ, तुम्हें कोई हाथ से थोड़ी कॉइल बनानी है। प्रिंट एंड को देखा करो, ये देखो ये जो है स्ट्रेट वायर, इनको देखो ये कैसे जुड़े हैं कॉइल से, कहीं से भी नहीं, यहाँ पर लगे वाला देखो, लगा वाला, इसके अगर यहाँ से देखना है तो इस वाली साइड को देखो, तब इसको मत देखना भाई, इसके वजह से इस वाले फेस पे बनेगा ना साउथ पोल, उधर तो नॉर्थ पोल बन रहा होगा। फ़र्क समझ रहे हो कि नहीं। तरीका क्या है, जैसे तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि राइट कौन सा तार लेना है, किस तार के अलॉन्ग चलना है, यही तो कन्फ्यूज़ हो। तो देखो ध्यान से देखो, जैसे इस वाले से पहले वाले फिगर में क्या था, ये तार है स्ट्रेट वाला, कॉइल को छोड़ दो, कॉइल को शुरू कहाँ से करोगे, ये तार चलते गए कहाँ से, ये कॉइल ये वाला जो तार है किससे कनेक्ट है, इस वाले से ऐसे कनेक्ट है ना, तो यानी ये वाला ऊपर साइड में है, उसके ये वाला इसके बाकी नीचे साइड में है। हाँ नहीं, इसके पड़ोस वाला ही देखोगे, इधर वाले से मत शुरू कर देना, गलत हो जाएगा। हाँ मैग्नेट अगर इधर होता तो बात अलग थी, मैग्नेट को देखना है आपको, मैग्नेट देखो ये साउथ पोल है, साउथ पोल इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, तो उसको रजिस्टर, इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो बाद की बात है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ पोल ही बनना चाहिए, तभी तो रजिस्ट करेगा। और इसके मूवमेंट की डायरेक्शन भी देखा करो, इसके मोशन को अपोज करेगा, तो मोशन को अपोज कैसे कर सकता है साउथ पोल बन के। फिर से देखो, गड़बड़ करोगे एग्जाम में, जब कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में वाइज में कन्फ्यूज़न हो जाए तो क्या कर देखा करो, इसके एंड कैसे जुड़े हुए हैं, इसके एंड ऐसे जुड़े हो ना, इस वाली कॉइल से, इस वाले तार से जुड़े हुए हैं ना, तो इसको ही कंसीडर करो। क्लॉकवाइज कैसे होगा, इसके ऐसे होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज इस तार से लोगे, यहाँ पे क्या था, ये वाला एंड किससे जुड़ा हुआ था, ऐसे जुड़ा हुआ था, यानी ऊपर रहा होगा, बाकी के पीछे टर्न जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे हो गया, फिर इसके साथ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। हाँ नहीं, फिगर के हिसाब से सही बना है। भाई मेरे देखो, अब फिगर देखना ध्यान से, ये तार गया है, ध्यान से देखो फिगर को, ये तार जो है, ये तार किससे कनेक्ट दिख नहीं रहा है, देखो ये हल्का सा मोड़ इसीलिए उन्होंने दिया एंड में, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि कौन सी कॉइल ऊपर है कौन सी नीचे है। तो ये कॉइल ऊपर गई है, फिर पीछे गई, तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो करोगे मेरे भाई, हैं
ठीक है, ऐसे जाएगी ना, वो एंड में यहाँ पे मुड़ा है देखो। एक बार इत्मीनान से घर पे जाके देखना, तो क्या कन्फ्यूज़न पूछो। कोई ज़रूरी नहीं भाई, मेरे लग रहा है बात है, फिगर में जो भी बना है, मैं फिगर कहते छाप नहीं सकता ना यहाँ पे। अभी भी डाउट रह गया कुछ? देखो 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 फिर से, चलो डाउट क्लियर हो जाए, कोई बात नहीं। सुनो, सपोज ऐसे है कुछ, हम बना ही रहे हैं ना, देखो सुनो सुनो, ऐसे मुड़ा जिस जिस वायर से मुड़ा होगा भाई, ये एंड जाके कहीं से किसी तार से जुड़ा होगा, ये तो देख सकते हो, तो उसी के अलावा चलते जाओ यार, बस बाकी के जो कॉइल होंगी पीछे होंगी, ठीक है, और जो पीछे वाला तार होगा वो भी किसी से जाके मिल रहा ही होगा, तो इसको देखा करो ना। ये वाला तार देखो साफ साफ हल्का सा मोड़ के दिखा देंगे, वो एंड वाला मुड़ा होगा तार, जो मुड़ा हुआ तार होगा वो यानी कि ऊपर से जा रहा है, ये तार ऊपर से जा रहा है, ये नीचे वाला यहाँ पे देखो क्या है, हल्का सा मुड़ा हुआ है, ये एंडिंग मुड़ी है कि नहीं, फिगर देखो यार, ये किससे, देखो सुनो, किसने कहा तुमसे डायग्राम सेम बने? तुम्हें लग रहा है ना देखने में, तुम एक बार फिगर तो देखना भाई, मेरे फिगर तो देख, सब में तीनों में सेम जैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें साउथ पोल इधर लाया जा रहा है, ठीक है, और साउथ पोल इसमें लेफ्ट साइड से लाया जा रहा है, इसमें राइट साइड से लाया जा रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? कॉइल बनने से मतलब क्या है भाई, कॉइल से सुनो 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 सुनो, कॉइल सेम भी बनी है सपोज, लेकिन मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन तो देखो, इधर राइट साइड से मैग्नेट लाया जा रहा है, इधर लेफ्ट राइट साइड से लाया जा रहा है, इधर लेफ्ट साइड से लाया जा रहा है। मैं फिर से करवा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से करवा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, तुम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो यार, रुको, तो फिर से बना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, रुको, सही से फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसा बनाया है वैसा ही बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, पहला फिगर कुछ ऐसा बना, ठीक है, जैसे मुड़ा है तार, देखो एंडिंग में मुड़ा भी है, तो उसी से मैं देख रहा हूँ चीज़ें, यही चीज़ बताती है कि इस वाले वायर से कौन सी चीज़ कनेक्टेड है। अब तो साफ साफ दिख रहा है, मैग्नेट कैसे मूव कराया जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, इस तरफ मूव करवा रहा है। अब देखो यहाँ पे भी साउथ बन जाएगा, इसमें तो डाउट नहीं है, साउथ क्यों बन जाएगा, मैग्नेट के मोशन, अब मैग्नेट इधर से भी मूव करवा सकता था मैं, तो चीज़ बदल जाती। मैग्नेट के मोशन का तरीका तो अलग अलग है, यहाँ पे ये वाला कॉइल तो सेम जैसी बनी है, सेम कॉइल बनी है, लेकिन मैग्नेट कहाँ से ले जा रहा हूँ मैं, इधर साइड में, इधर मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में, तो फ़र्क नहीं है, एक बार यहाँ पे साउथ बनेगा, एक बार यहाँ पे साउथ बनेगा, यानी सुनो सुनो मेरी बात पहले सुनो, इधर साउथ पोल बन रहा होगा, ऊपर वाले फिगर में साउथ पोल इधर बन रहा है, इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, इधर क्या यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, इधर नॉर्थ पोल, तो फ़र्क नहीं आएगा डायरेक्शन का। तुम ये कह रहे हो कि y2 डायरेक्शन क्यों है, चलो देख लेते हैं। यहाँ से साउथ पोल आएगा तो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज तुम्हें देखने पे कैसे लगेगी, ऐसे ही तो लगेगी, तो यहाँ से हमारा कौन सा फिगर y2 जा रहा होगा, ठीक है। अब इस फिगर पे आते हैं, ठीक, इसमें तो डाउट नहीं है कुछ, पॉइंट एक एक करके चलते हैं। अब आते हैं इस पे इस वाली फिगर में, ये फिगर सही बना है, ये फिगर मैंने उल्टा बना दिया है, देखो मैंने नीचे से तार जोड़ दिया है, बस, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरा एग्जैक्टली नहीं छाप सकता ना, मैं बस तरीका बता सकता हूँ, मैं साउथ पोल कहाँ बना है, नॉर्थ पोल, आप बाकी आप फिगर देख के क्या, फिगर देख के आप इतना नहीं पहचान पाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, इतना तो कर सकते हो ना, तो मैं बना देना सही से, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी ऊपर से लिया है, मतलब कि सेम फिगर है, ऐसा ही सेम फिगर यहाँ पे बना है, ठीक है। ठीक है, यानी ये वाली कॉइल जो है इससे टच में है, और ये वाली कॉइल ऊपर वाली कॉइल ऐसे है, ठीक है। अब क्या है, नॉर्थ पोल इधर ले जा रहे हैं, सॉरी नॉर्थ पोल उधर ले जा रहे हैं, तो साउथ इधर बनेगा, तो साउथ पोल बनेगा, इसकी जैसी डायरेक्शन ही आएगी कि नहीं आएगी, तो y1 से x1 यहाँ पे भी हो गया, यानी करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, नॉर्थ पोल इधर ले जा रहा है,
तो यहाँ साउथ पोल बनेगा कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो देखो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी, ठीक। अब इस पे आ रहे हैं, इस पे देखो फिगर सही बना है, इसके जैसा ही बना है। तो आते हैं साउथ पोल इधर जाएगा तो इधर साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल के लिए कैसी डायरेक्शन बनेगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ऐसे जाके, या फिर क्लॉकवाइज यानी कि तार से ऐसे करंट आना चाहिए तभी तो क्लॉकवाइज होगी, तो यानी कि ऐसे ही तो आ रहा होगा करंट, तभी तो बात बनेगी। उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए कि y2 से x2 आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो चीज़ है उस चीज़ को बनाओ, जो भी डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग आ रही हो उसी अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है। आप फिगर देखे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ये तो पता ही कर लोगे ना, ये मैंने क्लॉकवाइज बनाई कि एंटी क्लॉकवाइज बनाई। क्लॉकवाइज जब भी बनता है तो देखो क्लॉकवाइज बनता है, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ करंट चल रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज में नीचे की तरफ करंट आ रहा है, बस ये फ़र्क है। वो तो तार देख के ही पहचान लोगे ना, ऐसे आएगा तो तार के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज ऐसे ही हुआ ना। एंटी क्लॉकवाइज बनाना होता तो मुझे ऐसे चलना पड़ता करंट। उसमें क्या है मतलब सर वो फिगर और सीधी फिगर सेम बना है, इसमें से मैग्नेट इधर को मूव करवाई जा रही है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा करंट, ऐसे जाएगा, पीछे से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो सही तो है। उससे कोई मतलब नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़ दो अभी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि क्या है उसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी जो भी डायरेक्शन आ रही है उसको लिख दो, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं इधर से आ रहा है इधर भी क्लॉकवाइज तुम्हें लग रहा है, उधर से एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है आपको, ठीक है। आपको जैसा फिगर बना है, जो पूछा गया है पूछने, उस पर्टिकुलर पे जो भी पोल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग करंट डायरेक्शन लिख दो, आ जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा अपने आप, ठीक है। क्लियर है इतनी बात की नहीं? हाँ हाँ देखो 3D बेसिकली है 3D फिगर, और तुम 2D में देख रहे हो तो थोड़ी समस्या हो रही है। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये है इधर क्लॉकवाइज करंट है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यही तो कहना चाहते हो मुझसे, है यहाँ पे ना, इस वाले में ये नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल बनना चाहिए। ये तार देखो, तार देखो कैसे जा रहा है, ये तार जो है क्लॉकवाइज ऐसे ही तो होता है भाई मेरे, ऐसे ही तो होता है क्लॉकवाइज। इधर से देख रही हूँ ना इसको, इधर से देखने में क्लॉकवाइज कैसे लगेगा? ऐसे ही लगेगा। तुम्हें क्लॉकवाइज कैसे लगेगा बताओ? अरे क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना। अच्छा ये क्लॉकवाइज है तुम्हारे लिए कि क्या है? ये क्लॉकवाइज ही तो है, तो साउथ पोल बन रहा है, क्लॉकवाइज बना तो दिया मैंने, क्या प्रॉब्लम है? एक बार घर पे देखना जाके, फिर भी ना समझ में आए तो मैं, ठीक है, एक बार घर पे भी देखना जाके। इसको लिख लो y2 से x2 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फटाफट लिखो, एक बार घर पे खुद देखना जाके कि साउथ पोल नॉर्थ पोल का क्या है, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा, तब भी नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। जैसे इस तरीके से देखो, यहाँ पे देखो कोई सोलेनॉइड है सपोज, पहले ये बना लो फिर बताता हूँ। एक बार देखना जाके घर पे फिर से, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा। आपको बाकी चीज़ें देखनी ही नहीं है, क्योंकि भैया 3D फिगर में होती कन्फ्यूजन। या तो मैं कोर लेके बनाता, कोर लेके बनाता तो कन्फ्यूजन नहीं होती। यहाँ पे ऐसे बना दिया गया ना, तो रैपिंग में दिक्कत आती ही है, ठीक है। अभी मैं सोलोनॉइड लेके बताता हूँ। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सोलोनॉइड वाला बता दे रहा हूँ। सोलोनॉइड में देखो क्या होता है, इसमें दिक्कत क्यों आ रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। आपको इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप पहले देख लो मैग्नेट का कौन सा पोल बनना है, उस हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो। बाकी उधर क्या डायरेक्शन है उससे कोई मतलब ही रखनी ही नहीं है, क्योंकि 3D फिगर को मैं 2D कॉइल है, कॉइल में ऐसे बना दूँ, अब उसमें क्या ओवरलैप हो रहा हो तुम्हें पता थोड़ी चलेगा ऊपर वाली कौन सी है नीचे वाली कौन सी है। तो मैंने उसका तरीका बताया है, एंड से देखो क्या कनेक्ट है, उस हिसाब से डायरेक्शन चूज़ कर लो। और मैग्नेट की साइड से देखना होता है, मैग्नेट की साइड से क्लॉकवाइज क्या होगा, इस साइड होगी, ऐसे ही तो घड़ी होगी ना भाई। उल्टा चल रहा होता करंट, ऐसे आ रहा होता तो कैसा होता करंट, एंटी क्लॉकवाइज होता। तो बस साउथ पोल में क्लॉकवाइज होता है एंटी, और नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज, इतना याद रखो ना। अब मैं तुम्हें बताता सोलोनॉइड का केस। यही कॉइल के अंदर कोर लगा देता तो इतनी कन्फ्यूजन ही नहीं होती, लेकिन कोर नहीं दी गई है ना, क्या करा जाए।
कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी सपोज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता रहा हूँ। ये करंट कैसे आएगा, नीचे की साइड आ रहा होगा, फिर पीछे से गया होगा, फिर नीचे की साइड आ रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब जरा देखना ध्यान से, ये एग्जैक्ट फिगर है, 3D तो ऐसा लग रहा है, यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। तो मैंने तरीका बताया ना उससे निकलने का। आप बस ये देखिए कि इस साइड से जो भी पड़ोस वाली साइड है उससे याली कॉइल कैसे कनेक्ट है। ऊपर चढ़ रहा होगा करंट तो क्लॉकवाइज है, नीचे ही करंट आ रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, ऐसे जा रहा होता ना करंट, ऐसे। देखो ना, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो जरा, इधर साइड से मैं देखूंगा अगर तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं। ये तो मेरी देखने का नज़रिया देखो, यहाँ मैग्नेट के मूवमेंट से भी चेंजेस आ जाते हैं। कोई इधर ले जा रहा है मैग्नेट, एक मैग्नेट में उधर ले जाऊँ तो बात बदल जाएगी। यहाँ से देखूंगा कैसे लग रहा है, ये क्लॉकवाइज करंट लग रहा है कि नहीं। और यही चीज़ मैं उधर से देखूँ जाके तो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो ये भी तो कॉइल ही है। तो एक जगह अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा तो एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा होगा, कुछ अलग हो जाएगा क्या। मतलब इधर भी क्लॉकवाइज हो रहा हो, इधर भी क्लॉकवाइज हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉइल के केस में हो ही नहीं सकता। तो आप दोनों साइड देख ही क्यों रहे हो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट फिगर थोड़ी ना बना हुआ है। ये कोर लेके या तो इन्होंने बनाया होता है, या फिर पीछे साइड इन्होंने दिखाई होती कि डॉटेड डॉटेड है। इन्होंने कुछ तो दिखाया नहीं, सभी लाइन सॉलिड बना दी। तो सॉलिड लाइन से अगर बना दी तो छोड़ दोगे क्वेश्चन क्या। तो उसके बचने का क्या तरीका है, आप ये देखिए कि वायर जो लगा हुआ है ऊपर जो जा रहा है, या फिर जो वायर सीधा वायर है उसको देखा करो। सीधा वायर किस तरीके से कनेक्ट है, अगर नीचे वाले से कनेक्ट होगा तो उस हिसाब से करंट फ्लो करवाओ। आप देख के ही जान जाओगे क्लॉकवाइज करंट उस साइड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या है। आपको ये तो पहले पता हो कि भाई मुझे पोल क्या बनाना है, उधर साउथ पोल बनाना है कि नॉर्थ पोल। यही तुम गलत कर दोगे तो करंट तो बात की बात है। साउथ पोल बना है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा दो, सिंपल सी बात। नॉर्थ पोल बने, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा दो। इतनी बात याद रखो बस, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है तो ये भी कॉइल कि कुछ अलग है, ठीक है। अब तो नहीं कन्फ्यूजन रहेगा। एक बार घर पे जाकर देख लेना, फिर भी कन्फ्यूजन लगे तो मैं बताऊँगा, ठीक। टाइम कितना हो गया है, पूरा टाइम निकल गया इसमें। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। एक बार देखना जाके घर पे, फिगर नोट करके कायदे से तुम्हारे पास मैंने भेज रखा है। और फिगर ये भी सही से नहीं बनाया, कायदे से नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। जैसा है उससे काम चलाओ। और जो तरीका बताया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के समझ जाओगे, तुम खुद ही समझ जाओगे अपने आप। चलो प्रॉब्लम नंबर 39 है। अरे अभी रुक जाना है, मैं बता दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 39 एक भेजी होगी मैंने। एक ग्राफ दे रखा है, कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है फ्लक्स और आई के बीच में। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें मुझे ये बताना है कि इनमें से किसका ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस है, बताइए। ए वाले का, क्यों। फाई ज़्यादा है, बिल्कुल, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। नहीं तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है, या फिर फाई प्रोपोर्शनल टू एल आई, फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता तो एल आई आ जाता था। अब इसको कंपेयर करवाओ किससे, बी इज इक्वल टू आई आर से। यहाँ पे आर क्या होता था, कांस्टेंट होता था, यहाँ एल कांस्टेंट है। और आर होता क्या था, स्लोप होती थी। स्लोप तो समझते हो ना, थीटा। अब पता लगा फाई मैं इधर बना देता और आई उधर बना देता तो गड़बड़ कर देते। सही है, तुम्हारा तरीका भी सही है। फाई देख लिया करो किसका ज़्यादा है, फाई देखो किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। लेकिन अगर सोचो ग्राफ कुछ ऐसा बना होता कि यहाँ पे लाके मैं छोड़ देता इसको तो तुम्हें बराबर लगता दोनों का, तब कैसे पता करते। यही ग्राफ मैं ऐसे बना देता कुछ ऐसे, अब बताओ दोनों का सेम हो गया, लेकिन तब आई की वैल्यू पे डिफरेंस होता। तो ये सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप देख लिया करो। अगर फाई ऊपर है और आई नीचे है, फाई और आई के बीच में, आई और फाई के बीच में नहीं, फाई और आई के बीच में अगर ग्राफ है तो थीटा किसका ज़्यादा है, जिसका थीटा ज़्यादा होगा, यानी कि भाई एल क्या है, स्लोप के बराबर होगा ना। स्लोप मतलब tan थीटा, आप सिंपल से याद रखेंगे ना, थीटा। जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका ही इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो किसका थीटा ज़्यादा है, ए वाले का। स्लोप ऑफ
ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो ए वाले का क्या होगा, ए हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ एल। ठीक है। अगर सोचो ऐसा दिया होता ग्राफ, सुनो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कुछ जरूरी नहीं ऐसे ही दे दिया जाए। मान लेते हैं यहाँ पे आई है, यहाँ फाई है, तो कुछ ग्राफ ऐसा है। अब बताओ अब किसका ज़्यादा है, अब किसका ज़्यादा है बताओ, एल बी का ज़्यादा हो गया। अब आई से एंगल देखते हैं भाई, यहाँ देखो आई से एंगल देखते हैं, तभी देता हूँ ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ, जो है किसी का फ्लेक्स ज़्यादा है उससे वो उससे मत याद रखो। आई और बी हमें याद रखना, आई से एंगल देखना है, आई वाली लाइन से कितना एंगल ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा एंगल होगा, यहाँ पे देखो बी का ज़्यादा एंगल है देखो, तो बी वाले का फ्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम्हें कोई जरूरी थोड़ी ना फाई और आई करके दें, आई फाई करके दें, ये भी तो ग्राफ है, ये भी तो ग्राफ है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बी वाले का आई वाली लाइन से देखना है हमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने करवाया था याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे मैंने ए और बी का ग्राफ देते थे और आई और बी का कर्व था। तो तुमसे कहा था किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो बी वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मैं वी आई का ग्राफ बना दूँ तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ए वाले का हो जाएगा। तो फ़र्क है ना दोनों में। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना। इसको नोट कर लो भाई। तुम लोगों ने यार छोटी इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया, पूरा टाइम चला गया उसमें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या समस्या है मुझे समझ नहीं आ रही। एक बार फिगर तो देखना जाके घर पे, तुमने देखा है भी एक बार फिगर घर पे जाके देखा। एक चीज़ होती है हड़बड़ी में देखनी, एक होता है सुकून में जाके देखना, अपने कमरे में होगे, कंफर्ट जोन में होगे, देखना एक बार कि क्लॉकवाइज किस साइड जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज किस साइड जा रहा है, तब तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी बात मैं जो बोलना चाहता हूँ। ठीक है, वो एक साइड अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा, दूसरी साइड ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा होगा। अपने आप देखो, मैंने करके दिखाया ना, तो क्यों नहीं, उसमें क्या अलग कॉइल है क्या कुछ, कि कॉइल बनाने का यही तरीका तो हो सकता है और कोई तरीका हो सकता है, पता तुमने आधी कॉइल ऐसे बनाई दूसरा उल्टा करके बना दिया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो एक साइड अगर क्लॉकवाइज है दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज होगी ही होगी। वो इसलिए तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो कि पूरी सॉलिड लाइंस बनी है, ऐसे बना हुआ है। अब कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे कुछ पता चल रहा है, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो रही है। तो उसका तरीका यही है कि आप साइड में देखो, तार से अगर ऊपर करंट चढ़ रहा होगा तो ऊपर वही रहा होगा, ये सबसे आसान तरीका है। फिगर इन्होंने गलत थोड़ा अच्छा सा बना देते तो समझ में आता और ज़्यादा। ठीक है, देखोगे जाके घर पे, सभी लोग देखना एक बार, तभी भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताना, मैं पूरा सही से बताऊँगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो घर पे ट्राई करना, कल बता के, कल भी मुझे क्वेश्चन करवाने पड़ जाएंगे। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑनलाइन में क्लियर है, चलिए ठीक है, एक बार देखना जाके बोला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला।